दो सच्ची कहानियां और उनके दो किरदार जो लड़े एक ऐसी बीमारी से जिसको मैं साइलेंट किलर बोलती हूँ। साइलेंट किलर इसलिए क्योंकि ये बीमारी आपको कब अपने शिकंजे में ले ले ये आपको पता ही नहीं चलेगा। आज इंडिया में हर 20 आदमियों में से एक इस बीमारी को झेल रहा है। हो सकता है कल आप या आपके अपने भी इस साइलेंट किलर का शिकार बनने वाले हो। हाय, मैं हूँ राजनंदिनी और आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। मैं वेदा रिहैबिलिटेशन एंड वेलनेस के साथ काम करती हूँ। हम लोग मेंटल इलनेसेस जो है उनका इलाज करते हैं। ये शायद हो सकता है एडिक्शन हो या डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे जो एक बीमारी है जो बहुत ही खतरनाक है, ये बीमारियों के बारे में और ये कितना खतरनाक है उसके बारे में हम बात करेंगे दो कहानियों के मीडियम से। और आपको ये कहानियाँ सुन के पता चलेगा कि ये कितना खतरनाक है और क्यों इसका इलाज करना ज़रूरी है। जो पहली कहानी है, वो है एक 17 ईयर ओल्ड मिस XYZ की, क्योंकि नाम तो हम बता नहीं सकते। इसीलिए जो ये मिस XYZ थी, एक दिन वो हमारा जो चैम्बर है, जो क्लिनिक है, वहाँ पे आई और उसने मेरे सामने बैठी और उसको देखकर हमें लगा कि हाँ, 17 साल का है, अच्छी है, क्यूट सी है, नॉर्मल सी है। इनका क्या दिक्कत हो सकता है कि वो आज मेरे सामने में मुझसे बात करने के लिए आई। तो मैंने जब उसको पूछा, उसने बोला कि मुझे ना बहुत चिढ़ हो जाती है, मुझे बहुत इरिटेबल लगता है। ठीक है, और क्या होता है? मुझे नींद ज़्यादा आती है। ठीक है, कितना ज़्यादा आता है आपको नींद? मैं पूरी दिन सोती हूँ, उठती हूँ, खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, उठती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर सो जाती हूँ। एंड लगभग मेजर करके हमको ये पता चला कि वो 10 से 12 घंटा रात को सोता है और दिन में 4 से 5 घंटा सोता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसको ये प्रॉब्लम भी होता है कि एक इमोशनल नंबनेस है उसको। खुशी जब उसको महसूस होता है, वो ज़्यादा नहीं होता है। दुःख जब महसूस होता है, वो भी ज़्यादा नहीं होता है। एक बेसलाइन पे उसका मूड बराबर ऐसा स्टक है। एक इमोशनल नंबनेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसको और क्या-क्या सिम्पटम्स हैं? उसको खाना खाना नहीं पसंद है। उसको एपेटाइट ही नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ और कुछ खाऊँ। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या है? उसको एक मोटिवेशन का लैक है और जो-जो चीज़ करने में उसको प्रीवियसली प्लेज़र आता था, मज़ा आता था, इंटरेस्ट आता था, वो अब नहीं हो रहा है। और जो मोटिवेशन के बारे में मैं बोली, मोटिवेशन भी नहीं है कि मैं कॉलेज ने में मुझे कुछ काम दिया, स्कूल ने मुझे कुछ काम दिया, मम्मी ने कुछ काम दिया, मैं जाऊँ, इंटरेस्ट मुझे आए, मैं जाकर वो काम करूँ, ये उसको नहीं हो रहा था। तो मैंने उसके ऊपर जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स है, साइकोमेट्रिक टेस्ट्स है, ये सब उन पे किया और जो रिज़ल्ट आया, ये था कि उसको क्लिनिकल डिप्रेशन है। इसके बाद जो स्टेप होता है वो बहुत क्रूशियल है कि क्लाइंट को बताना कि तुम्हें ये बीमारी है। तो हमने क्या किया जब उस पेशेंट को बोला कि उसको ये बीमारी है, एक तो हमको पता चला कि उसको पता ही नहीं है कि डिप्रेशन क्या है। उसको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि डिप्रेशन होगा तो हम रोएँगे, दुःख होगा हमको, सैडनेस होगा, ग्रीफ होगा। हाँ, होगा, पर सब लोग लाइक डिफरेंट इंडिविजुअल्स हम लोग इमोशंस को डिफरेंटली प्रोसेस करते हैं। तो एक पर्सन अगर किसी चीज पे रोए, नेसेसरी नहीं कि दूसरा पर्सन भी उस चीज पे रोएंगे। तो इमोशंस कैसे हम प्रोसेस करते हैं, कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, वो डिफरेंट होता है। इसीलिए हमको
जब समझ में आया कि उसे पता ही नहीं है कि डिप्रेशन क्या है, तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट है उन लोगों को साइको एजुकेट करना, बताना, अवेयरनेस देना, ये नॉलेज देना कि ये बीमारी है क्या, डिप्रेशन एग्जैक्टली क्या है। तो हमको उसको समझाना पड़ा कि डिप्रेशन क्या है। नेक्स्ट स्टेप है, जब साइको एजुकेशन के बाद जब हमने उसको बताया कि ये ऐसा होता है, डिप्रेशन ऐसा है, उसका डेवलपमेंट कैसा है, उसका मैनिफेस्टेशन कैसा है, नेक्स्ट स्टेप है कि उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रहा है कि मुझे डिप्रेशन है। वो मुझे बोला कि मैम, मैंने समझ गई कि ये डिप्रेशन क्या है, पर मुझे नहीं लगता है कि मुझे डिप्रेशन है। येट साइकोमेट्रिक टेस्ट्स में निकला है कि उसको डिप्रेशन है। तो उसके सामने एविडेंस है कि उसको डिप्रेशन है, पर फिर भी वो एक्सेप्टेंस उसे नहीं है कि हाँ, सच में ही मुझे डिप्रेशन है। तो द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर साइको एजुकेशन इज टू फॉस्टर एक्सेप्टेंस। अगर किसी को किसी भी बीमारी हो और उसे वो महसूस करना, उसे वो न्यूज़, उसको जो पता चला कि मुझे डिप्रेशन है, ये एक डिफिकल्ट थिंग है। जो ले रहे हैं ना, जो ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट है। सोचिए अगर किसी ने आपको कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसऑर्डर के बारे में आपको बताए कि आपको ये है, आपके लिए वो डिफिकल्ट होगा। सिमिलरली अगर किसी को डिप्रेशन है, किसी को कोई अदर मेंटल इलनेसेस है और वो उसको पता चले फ्रॉम अ प्रोफेशनल, एविडेंस बेस्ड, तब उसको भी दिक्कत होगा। डिप्रेशन का और एक जो सिम्टम है जो सच में खतरनाक है और जिसको अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू एवरीवन आई बिलीव इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए, वो है सुइसाइडैलिटी। ऐसा होता है कि व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, व्हेन यू आर क्लिनिकली डिप्रेस्ड, ऐसा सुइसाइडल थॉट्स, आइडिएशंस तो आते ही है। हम आम कॉमन पीपल के लिए लाइफ जब डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा, बी इट हम लोगों का जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उन लोगों का वर्क प्रेशर, आजकल जो स्कूल के जो बच्चे हैं इन लोगों का इतना एकेडमिक प्रेशर है, हमारा जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स है, किसी ने ना बोल दिया, रिजेक्शन सह नहीं पा रहे वो, किसी को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहा है, किसी से लोन लिया वो हम वापस नहीं कर पा रहे। ऑल ऑफ दीज देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफिकल्टीज जो हम सबके लाइफ में तो होता ही है। ये सब चीज एक टाइम तक एक आदमी बैटल कर रहा है, लड़ रहा है। व्हेन द पर्सन इज होपलेस, जब दीवार पे पीठ लग जाता है, तब because of the helplessness and the hopelessness, a person might want to end their life or might not want to exist anymore. तो ये जो सेकंड क्लाइंट मेरे पास आई थी, उसने मुझे बोला कि मैं 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी हूँ इन द पास्ट 2-3 years। मैंने जब उसे पूछा कि क्यों, तब उसने मुझे कुछ खास कॉन्क्रीट रीजन नहीं बता पाई। उसने बोला कि मुझे इच्छा नहीं है जीने की। उसने बोला मुझे कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मन नहीं कर रहा है, थक गई हूँ, द एग्जॉशन एंड एक हेल्पलेसनेस है उसके सामने, एक एक अंधेरा सा है, उसके जो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, उसको पता नहीं है, वो एक बेविल्डरमेंट हो गया है, उसका कंफ्यूजन है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा-सा जाँच लिया और मैंने देखा कि 1 से 10 इन अ स्केल ऑफ 1 टू 10, अगर हमने उससे पूछा तो हाउ लाइकली इज़ शी कि वो फिर से ये करे। तो हमने ये सब पूछ के हम उसको बताया कि ये हो रहा है, इसका इलाज लगेगा। तो उसने बोला मुझे, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरा मूड ठीक नहीं रहता, मुझे दुःख होता है, मैं बहुत रोती हूँ। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे सिम्पटम्स डिप्रेशन जैसा ही है, तो इसे पता चल गया, इसे पता है, एक एक आइडिया है कि मैं ठीक नहीं हूँ। पर इसको देख के हमें महसूस नहीं होगी और हमें पता नहीं चलेगा कि वो ठीक नहीं है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत अच्छा लड़का था जो सुसाइड कमिट कर लिया। न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि वो तो बहुत अच्छा लड़का था, उससे ये उम्मीद नहीं थी, हमको पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था कि वो ये कर बैठेगा।
बाद में अगर आप थोड़ा-सा सोचें, तो आपको समझ में आएँगे कि शायद हम पहचानने की, जानने की इस आदमी को कोशिश ही नहीं किया। इसीलिए बाहर से हमको देख के लग सकता है कि वो तो ठीक है, अच्छा है, चल रहा है उसका, पर शायद अंदर से कुछ उसको खा रहा है। तो ये किसी के साथ हो सकता है, ये पास वाली कमरे में आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है, ये आप खुद के साथ भी हो सकता है, किसी दोस्त के साथ भी हो सकता है। तो एज़ कॉमन पीपल हमको क्या करना चाहिए? जब एक प्रोफ़ेशनल के पास आता है लोग, दिस क्लाइंट, उसको तो हम ट्रीटमेंट प्रोसीडियर में इनकॉर्पोरेट किया और उसके बाद हमने एक इलाज किया, क्योंकि हमको इसके अंडरलाइंग डिप्रेशन को ट्रीट करना था। जो फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, होपलेसनेस उसको हो रहा था, इसको एड्रेस करना है। इसके लिए मेडिकेशन चाहिए, इसके लिए साइकोथेरेपी चाहिए। पर अगर कॉमन मैन हम लोगों के आस-पास में हम थोड़ा-सा एम्पैथेटिकली बातें करें, तो अगर कोई आपके पास आए और बताए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थकान हो रहा है, तो ऑल यू कैन डू एज़ अ कॉमन मैन इज़ उसके बात को थोड़ा ध्यान से सुनें। हुँ, एम्पैथेटिकली सुने भी और एम्पैथेटिकली कम्युनिकेट भी करें कि तुम्हारा दिक्कत को मैं समझ पा रही हूँ, पर यहाँ तक ही आई कैन हेल्प यू, इसके बाद तुमको एक प्रोफेशनल के पास जाना है और इसका इलाज करना है। तो आप लोगों के लिए जिसको पता नहीं है कि इस बीमारी का सिम्पटम्स क्या है, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा-सा बोल देती हूँ कि डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है। मतलब कि मूड मूड खराब रहेगा, मूड लो रहेगा। हुँ? बहुत रोना आएगा, अ, ग्रीफ होगा, बहुत सैडनेस होगा, मूड लो रहेगा। और क्या होगा? भूख कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। बिंज ईटिंग हो सकता है कि मैं बहुत खा रही हूँ, ये खा रही हूँ, वो खा रही हूँ। अनहेल्दी जंक फूड का क्रेविंग भी होता है। स्वीट फूड्स का क्रेविंग भी होता है। हुँ? और ऐसा भी हो सकता है कि भूख एकदम ही ना लगे। हुँ? थर्ड सिम्पटम क्या हो सकता है? नींद। नींद शायद बहुत ज़्यादा हो, हुँ? और शायद ना ही हो, कि इनसोम्निया हो, कि नहीं हो रहा है मुझे नींद, नहीं आ रहा है नींद, या बहुत रेस्टलेस स्लीप हो रहा है। और क्या हो सकता है? समथिंग दैट वी कॉल एनहेडोनिया। क्या होता है इसमें कि प्रीवियसली हम जो चीज़ करने में इंटरेस्ट मिलता था हमको, हमको प्लेज़र मिलता था, मज़ा आता था, वो हमको और नहीं आ रहा है। जो हॉबीज़ था, मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल डांसिंग, सिंगिंग, और वो हम एन्जॉय करते थे। इफ यू आर क्लिनिकली डिप्रेस्ड, वो एन्जॉयमेंट तुम नहीं महसूस कर पाओगे। और क्या हो सकता है? मोटिवेशन का लैक, कि हम सुबह, और एनर्जी का भी लैक, एकदम ड्रेन लगता है, एकदम एग्जॉस्टेड लगता है, फटीग बहुत बहुत ज्यादा होता है कि आप नींद से उठ ही ना पाओ, शावर लेने में दिक्कत है। ये सब भी हो सकता है कि मोटिवेशन नहीं है, एनर्जी नहीं है बेसिक चीजों को भी करने में। तो अगर आपको या आपके आसपास में किसी को आपको दिख रहा है कि ये नज़र आ रहा है कि ये सिम्पटम्स उन लोगों में है या आपके खुद के अंदर है, तो ज़रूर एक साइकोलॉजिस्ट हो या साइकियाट्रिस्ट हो, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा टिप्स के बारे में, जो अगर आप यूज़ करें तो अ, हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप इसका इलाज ट्रीटमेंट कर रहे हो, पर साइड में अगर ये टिप्स आप यूज़ करें, तो आपके लिए वो बेहतर होगा। तो क्या कर सकते हैं आप? एक्सरसाइज़ इज़ द फर्स्ट थिंग। इफ यू मूव योर बॉडी, तो बहुत फ़ील गुड हॉर्मोन्स जनरेट होता है आपके ब्रेन में, जो आपको खुशी देता है। आपको जो मूड है, जो मूड लो है, उस मूड को एलिवेट करता है। आप क्या कर सकते हो? आप स्विमिंग कर सकते हो, आप डांसिंग कर सकते हो, जस्ट गोइंग टू द जिम या रनिंग, इट कैन बी एनीथिंग। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज वी कैन डू मेडिटेशन। इट विल हेल्प अस काम डाउन एंड ग्राउंड अस, और हमको अच्छा लगेगा, ठीक है? और क्या हम कर सकते हैं? गुड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या खा रहे हो, ताकि आपके डाइट में कुछ न्यूट्रिशियस जा रहा है, आपका डाइट में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, ताकि विटामिन डी आपको मिले। विटामिन डी अगर ठीक-ठाक रहे लेवल्स, तो डिप्रेशन में वो सहायता करते हैं। तो ये टिप्स फॉलो करके आप भी आपका जो मेंटल हेल्थ जर्नी है उसको
सहायता कर सकते हैं, ईज़ी कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। आखिर में मैं ये बोलना चाहती हूँ अबाउट जोश टॉक्स कि उनका जो ये मिशन है कि वो इंस्पायर कर रहा है लोगों को, ये जो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में टॉक्स हो रहा है, मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा होना चाहिए ताकि सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़े, इन बीमारियों के बारे में, इन तकलीफ़ों के बारे में लोग ज़्यादा बातें करें। एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल and very inspiring endeavor. And thank you, Josh Talks, for having me here.